हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मोमेंटम एंड सेकंड लॉज ऑफ मोशन। पहले हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, कुछ फार्मूला वगैरह देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद सेकंड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, उस पर फार्मूला और क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम एफ टी कर्व का अंडर एरिया देखेंगे, जो कि इम्पल्स रहता है, चेंज इन मोमेंटम रहता है। इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मोमेंटम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, हमारे पास चार व्हीकल हैं, ठीक है ना। दो कार हैं इक्वल मास एम एम के, और दो जो है ट्रक हैं 4m मास के। ये 10 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, 30 चल रहे हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजियर टू स्टॉप, सबसे आसानी से किनको रोका जा सकता है इन चारों में, ठीक है ना। तो आप गेस कर सकते हो सबसे आसानी से किसको रोका जा सकता है। पहले वाले कार को सबसे आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है ना। और इनको जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्टी के साथ रोका जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इनको रोकने में, ठीक है ना। तो यहां जो चारों का मोशन है, ठीक है ना, जो इफेक्ट ऑफ मोशन है वो हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी से भी आ रहा है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये वाली ट्रक और ये वाली कार को कंपेयर करें, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन इसका मास ज्यादा होने के कारण यहां पर हमें ज्यादा एफर्ट लगा के रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो इफेक्ट ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी के साथ साथ मास से भी आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो इफेक्ट ऑफ मोशन शो करे, ठीक है ना, और वही मोमेंटम रहेगा। और ये मोमेंटम डिपेंड कर रहे हैं वेलोसिटी और मास पर, इतना हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि मोमेंटम को अगर हमें डिफाइन करना है तो m प्लस वी लिखेंगे, या फिर मोमेंटम को m मल्टीप्लाई बाई वी लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो मोशन का इफेक्ट बढ़ रहा है, मींस मोमेंटम बढ़ रहा है। मास बढ़ा रहे हैं तब भी मोशन का इफेक्ट बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला हो सकता है या फिर ये रहेगा। तो यहां पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि मास को जब हमने 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना, मास को जब हमने 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है, और वेलोसिटी को हमने 3 टाइम्स कर दिया। मास को हमने 4 टाइम्स किया, वेलोसिटी को हमने 3 टाइम्स किया। जैसे ही ये किया तो ये देखने को मिला कि हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो 12 टाइम्स नीडेड है, ठीक है ना। बेसिकली इफेक्ट ऑफ मोशन 12 टाइम्स बढ़ गया, समझ रहे हैं। 12 टाइम ज्यादा इफेक्ट लगा के हमें रोकना पड़ रहा है, ठीक है ना। 12 गुना ज्यादा इफेक्ट लगा के उनको रोकना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे यहां पर मान लो एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो यहां पर 12 एफ की रिक्वायरमेंट आ रही है रोकने के लिए इनको, समझ रहे हैं। सेम टाइम में रोकने के लिए 12 एफ की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि 12 गुना बढ़ जाएगा, इससे तो 12 टाइम्स बढ़ेगा नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है ना। कुछ ऐसा फॉर्मूला रहेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है ना। वेलोसिटी जो है 3 गुना हुआ, मास जो है 4 गुना हुआ, तो इफेक्ट जो है इनका, मोशन का जो इफेक्ट था वो 12 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। जैसे यहां से यहां जब गए थे हम, यहां पर अगर मान लो एफ फोर्स रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यहां पर जब 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई तो 3 एफ की रिक्वायरमेंट आ रही थी, 3 गुना फोर्स लगाना पड़ रहा था, क्योंकि मोशन का इफेक्ट 3 गुना हो गया था, समझ रहे हैं। और जब यहां से यहां गए थे हम, ठीक है ना, कि मास जो है 4 टाइम्स कर दिया, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, तब हमको मिला कि 4 गुना जो है इफेक्ट ऑफ मोशन बढ़ गया था, ठीक है ना। और जब यहां से यहां पर आएंगे तो 12 टाइम्स इफेक्ट ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट होंगे। तो यहां पर हमें एक नई क्वांटिटी की जरूरत थी, जो कि इफेक्ट ऑफ मोशन जिनके अंदर रहेगा, ठीक है ना, या इफेक्ट ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे वो, समझ रहे हैं। तो उसी को मोमेंटम नाम दिया गया है। और चाहे तो आप इसको लिख लें, ठीक है ना, विच इज इजियर टू स्टॉप। तो इसमें इजियर टू स्टॉप कौन रहेगा, सबसे ज्यादा इजियर टू स्टॉप फर्स्ट रहेंगे, उसके बाद सेकंड डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना, फर्दर मोर डिफिकल्ट, समझ रहे हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। ये अभी हमको समझ में आया, ठीक है ना। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, या न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उनको समझ में आया होगा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। सो वी कैन से मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। मोशन ऑफ बॉडी जो है, ठीक है,
मोशन क्या है, यहां पर हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। और अब हम मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है ना। वैसे 9th क्लास में आप पी से भी लिखेंगे, मोमेंटम को जनरली पी से ये डिनोट किया जाता है, तो P इज इक्वल टू एम वी लिखेंगे, ये भी करेक्ट है। लेकिन चूंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहां पर एक हम एरो लगाते हैं, तो यहां एरो लगा सकते हैं। और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहां पर भी एरो लगाया जाएगा। मास में कोई एरो नहीं रहेगा, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एसआई यूनिट की अगर हम जहां तक बात करें, तो मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इनका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमको समझ में आ रहा है। इनके पास डायरेक्शन वगैरह होगी, ठीक है ना। मोमेंटम की ये डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहता है, ठीक है ना। तो एक आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मोमेंटम डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। या पूरा लिख लेना आप, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये दिमाग में होना चाहिए। तो पॉज करके ये तो आपने लिख लिया होगा आई थिंक, ठीक है ना। चाहे तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब ये लिख लेना, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ 200 kg कार विच इज मूविंग एट स्पीड दिस। तो मोमेंटम बताना है हमें। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया गया है हमें, ठीक है ना, 2000 kg। और वेलोसिटी जो है दिया गया है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकंड। जब भी हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, वहां पर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 18 4 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है इनकी, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 10⁴ kg मीटर पर सेकंड। ये मिल जाएगा हमें मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखना, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg व्हेन इट स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस यूनिफॉर्मली, ठीक है। इनकी स्पीड यहां से जो है, यहां पर स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, तो हम u लिख रहे हैं। तो u इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 18 टू 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर स्पीड जो है v है, दैट इज 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये कट होके 4 बना देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है ना। मोस्टली u इनिशियल वेलोसिटी से लिखते हैं, यहां पर भी 9th में भी और 11th 12th में भी। और ये v को जो है फाइनल वेलोसिटी से लिखते हैं। अब हमें मोमेंटम निकालना है, तो 1500 kg के हैं, तो डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो हम बोलेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो mv माइनस mu। तो m कितना है 5000, ठीक है ना। m कॉमन ले लिया दोनों से, और v कितना है 20
u कितना है 10, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1500, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम 1.5, ठीक है ना, इंटू 10⁴ kg मीटर पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं हम। चलिए, तो क्वेश्चन लिखना हो पॉज करके लिख लो, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप। कार, ये ऐसी कार बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो है सिंपली यूं बॉक्स बना के बना सकते हो आप। चलिए, यहां देखना, अ बॉडी ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v changes its mass and velocity to twice the previous value, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम, फाइंड इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो P इनिशियल कितना है, m इंटू वी है P इनिशियल। P फाइनल कितना है, पहला क्वेश्चन इतना ही कंप्लीट हो गया, P इनिशियल इज दिस, कंप्लीट, ठीक है ना। P फाइनल कितना रहेगा, तो P फाइनल रहेगा 2m इंटू 2v इज इक्वल टू डबल ट्वाइस, मास भी है ट्वाइस, वेलोसिटी भी ट्वाइस हो गई, तो 4mv। चेंज इन मोमेंटम, जब भी चेंज वगैरह कोई क्वांटिटी रहेगा किसी भी क्वांटिटी का, उसको डेल्टा से लिखते हैं। तो लार्ज चेंज को डेल्टा से लिखेंगे, स्मॉल चेंज को डी से लिखते हैं। और डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, 4 कैपिटल एम वी माइनस स्मॉल ये कैपिटल एम वी, और 3mv आ जाएगा। अब हमें निकालना था परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। तो यहां पर तो इतना चेंज आया, तो परसेंटेज इंक्रीज आया है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज, ठीक है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को पी से लिखेंगे, ठीक है ना, डेल्टा पी, किसी भी चेंज को डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। परसेंटेज जो है किसी भी क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज को ऐसे लिखते हैं, मान लो कोई फंक्शन f है या x है, ठीक है ना, कोई फंक्शन x है, कोई क्वांटिटी x है, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंज ऑफ x आ जाएगा। तो वैसे यहां पर लिखा हमने, और ये कितना था 3mv। इनिशियल से कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना जब भी कंपेयर करेंगे हम परसेंटेज चेंज वगैरह निकालेंगे तो इनिशियल के कंपेयर में निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो mv मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ जाएंगे 300%, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक लिख लिया होगा, या पॉज करके लिख लो। चलिए, लिख लिया होगा अब हमने। ये क्वेश्चन देखना, व्हेन अ बॉल ऑफ मास m kg strike a ball with speed u meter per second and rebound at same speed, find the change in momentum of ball, ठीक है। तो बॉल पहले आ रहे हैं, ठीक है ना, u वेलोसिटी से, और रिबाउंड हुए सेम स्पीड से। जब रिबाउंड होके जा रहे हैं ये, तो सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना, सेम स्पीड u से ही जा रहे हैं। इनका मास m है, अभी भी मास m है, वही बॉल है। तो यहां पर अगर हमसे बोला जाए P इनिशियल कितना है, तो हम बोलेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू mu। P फाइनल कितना है, तो हम बोलेंगे माइनस mu। आप बोलोगे माइनस mu क्यों लिखा गया, तो यहां पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहां डायरेक्शन भी मेंशन करना है, हमें समझ रहे हैं ना। तो ये प्लस में था मोमेंटम, ये माइनस में मोमेंटम है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी प्लस में है, यहां वेलोसिटी माइनस में है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा,
तो हम बोलेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो फाइनल है माइनस MU और माइनस इनिशियल था MU, तो ये मिल जाएंगे हमें -2 MU। समझ गए? पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। फिजिक्स लॉज आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इट इज समथिंग वर्क द सेम वे एवरी टाइम, इट इज कॉल्ड लॉ। बेसिकली फिजिक्स लॉज जो रहेंगे, ठीक है ना, वो कोई मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लिए गए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ बना दिया गया। ठीक है ना, कोई कोई थ्योरी बनाई गई, उसका एक लॉ लिखा गया एक तरह से, वो लॉ से पूरी थ्योरी जो है, पूरा रिजल्ट एक्सप्लेन हो रहा है। समझ रहे हैं ना? उसी को बोल देंगे फिजिक्स लॉज। इनका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना? लॉज का कोई प्रूफ नहीं रहेगा, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है ना? तो इनका प्रूफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जो बॉडी का मोशन होगा इन लॉज से एक्सप्लेन हो रहा है, और ये कहीं गलत नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना? मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और सभी एक्सपेरिमेंट पर ये करेक्ट मिले हमें। ठीक है ना? जब ये लॉ गलत होगा जहां पर भी कहीं, ठीक है ना, हायर स्टडीज में जहां पर भी ये लॉज गलत होगा तो बता दिया जाएगा कि ये लॉ यहां तक वैलिड है, बस। समझ रहे हैं ना? जैसे न्यूटन्स लॉज जो है कहीं कहीं फेल करेंगे, तो वहां बता दिया जाएगा कि यहां जो है फेल कर रहा है, ठीक है ना, इस रीजन में। ठीक है ना? तो लॉज जो है किसी बाउंड्री में रहेंगे वो। ठीक है, खैर इतना हमें नहीं जानना है, बस इतना हमें समझ में आना चाहिए। लॉज वगैरह का कोई प्रूफ नहीं रहेगा, वो एक स्टेटमेंट्स रहेंगे, वो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? मल्टीपल ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स को वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो चाहे तो इसको ना लिखें हम, ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं हम। रेट ऑफ चेंज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? फिर से हम देख रहे हैं। दो टाइप के रेट ऑफ चेंज होते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होते हैं, और एक एवरेज रेट या एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है ना? जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन y है, y वर्सेस x है, ठीक है ना? इसको ऐसे लिखना बताया था हमने, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है ना? जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना? y फंक्शन ऑफ x है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना? ये सब कुछ हम देख चुके हैं बेसिक मैथ्स में। तो ये एक फंक्शन है, इसका कुछ ग्राफ होगा, ठीक है ना? लेट्स बहुत सिंपल सा ग्राफ ले रहे हैं, हो सकता है ये ना हो, दूसरा ग्राफ है ये, ठीक है ना? ऐसा कुछ ग्राफ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x की वैल्यू है x, y की वैल्यू है y। ठीक है, थोड़े डिस्टेंस के बाद जो है, थोड़े डिस्टेंस के बाद यहां पर x की वैल्यू रहेगी x प्लस डेल्टा x, यहां पर रहेगी y प्लस डेल्टा y। ठीक है ना? डेल्टा x क्या रहेगा? यहां से यहां तक का चेंज रहेगा, मींस x2 माइनस x1 रहेगा। ये अगर x1 है, ये x2 है, और ये अगर y1 है, ये y2 है। तो ये जो जो रहेगा वो डेल्टा y रहेगा। ठीक है ना? तो अगर हमसे बोला जाएगा कि इसका स्लोप क्या है, ठीक है ना, स्लोप क्या है, तो हम बोलेंगे स्लोप इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। यही डेल्टा y बाई डेल्टा x एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है y विथ रिस्पेक्ट टू x, y विथ रिस्पेक्ट टू x। मोस्टली 9th क्लास में एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं लिखा जाएगा और बोल दिया जाएगा, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोल दिया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ठीक है ना? ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, अच्छा, ये बताते हैं कि y किस रेट से चेंज कर रहे हैं जब x चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? y किस रेट से चेंज कर रहे हैं, x चेंज हो रहा है। तो याद करो, हमने कुछ ऐसा बताया था कि रन वर्सेस ओवर का अगर ये ग्राफ है, रन वर्सेस ओवर का, एक टीम ये है, एक टीम ये है, ठीक है ना, दो टीम का रन वर्सेस ओवर ग्राफ है, तो
टीम 1 बेटर है टीम 2 से। टीम 1 जो है बहुत तेजी से रन बना रहे हैं, उतने ही कम ओवर में बहुत तेजी से रन बनाए। टीम 2 ने ज्यादा ओवर में कम रन बनाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ रन, ध्यान समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन डेल्टा रन बाई डेल्टा ओवर टीम 1 का ज्यादा होगा और टीम 2 का कम होगा, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ रन पर ओवर, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विद रिस्पेक्ट टू ओवर अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। यही क्वांटिटी जो है रन पर ओवर है, समझ रहे हैं ना, यही क्या है, रन पर ओवर है, यही समझ रहे हैं ना। ये भी सेम है, रन पर ओवर या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रन विथ रिस्पेक्ट टू ओवर, दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी तो जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन 11th वगैरह में हमें जरूरत पड़ेगी। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना, ये भी हमने मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में देखा था इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या रहेगा, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर जाएंगे हम, बहुत ही छोटे डिस्टेंस। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट होगा y में वो भी बहुत छोटा इंक्रीमेंट होगा। तो यहां अगर y1 है तो यहां होगा y1 प्लस डी वाई, यहां x1 है तो यहां पर होगा x1 प्लस dx। तो ये जो डिस्टेंस है ये है dx, और ये जो हाइट है ये क्या है dy, और ये जो है dx है, ठीक है ना। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएंगे, dy बाई dx। इसको निकालते हैं डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना, इसको निकालते हैं डिफरेंशिएशन से। जैसे मान लो यहां पर ये दिया गया है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन अगर थोड़ा बहुत याद हो, वैसे नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन की यहां में जरूरत है नहीं, ठीक है ना, बस समझाने के लिए यहां लिख रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, समझ रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये रहेगा। और एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ये u निकलेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या रहेंगे, बताया था हमने, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ये x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 रहेंगे ये, समझ रहे हैं। तो पॉज करके आप लिख लो इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर रहेगा हमारे दिमाग में रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें लिखा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो ध्यान रखना जब भी कुछ ना दिया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हमसे बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब है बाय डिफॉल्ट टाइम लेकर चलेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो होगा वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही रहेगा वो। तो यहां पर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ,
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इन्हीं को लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी को लिख सकते हैं हम, ध्यान देखना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा टाइम टेकन, अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये होता है एम वी याद करो, ये होता है एम यू याद करो, डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू फोर्स। एम कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहां पर क्या बन जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यही एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर उसी डेरिवेशन को लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखना। इसका कोई प्रूफ नहीं है, समझ रहे हैं ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस पर बेस्ड कुछ चीजें हैं वो प्रूफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये स्टेटमेंट तो अपने आप में वेल डिफाइंड है, ठीक है ना, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किए होंगे, उससे ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ठीक है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस रिजल्ट का कोई प्रूफ नहीं है, स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, इससे बेस्ड कुछ चीजें प्रूफ की जा रही हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देखना, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स F लगाया, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है ना, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसी स्टेटमेंट से लिखा गया, और टाइम टेकन t हो गया फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और जैसे ही इसको लिखेंगे हम और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां k आ जा रहा है। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक k आ रहा है, वैसे तो k की वैल्यू 1 ही रहेगी, और m कॉमन लिया, अब ये क्वांटिटी होता है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये क्वांटिटी एक्सेलरेशन होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी देख सकते हैं हम इसको। और k होता है कितना, 1, और k जब 1 रहेगा तो यहां पर F इज इक्वल टू ma मिल जाएंगे हमें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है नेट फोर्स, ध्यान रखना, ये है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे बॉडी पर, तब हम नेट फोर्स की बात करेंगे। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया, इस पर 10 न्यूटन लगाया हमने फोर्स, तब तो नो डाउट यहां 10 न्यूटन ले लेंगे हम, और एक्सेलरेशन मिल जाएगा इसका। मान लो एक दूसरा ब्लॉक है, और इस पर लगाया गया इधर 20 न्यूटन, और इधर जो है 5 न्यूटन, तो यहां पर F नेट कितना रहेगा, 20 माइनस 5 रहेगा, ये रहेगा F नेट, 50 न्यूटन रहेगा F नेट। ठीक है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये भी वैसे सेकंड लॉ ही है, ठीक है ना, ये भी सेकंड लॉ है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि स्टेट सेकंड लॉ, ठीक है ना, तब आप यही लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट भी सकते हैं आपके, ये ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, इससे वो डिराइव हुआ है, ठीक है ना, इससे ये डिराइव हुए हैं, और इससे वो रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअल स्टेटमेंट तो वही है, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ जो है, एक्चुअल स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो यही है। या फिर हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, दिस इज करेक्ट वन। ठीक है ना, ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, और इससे हमने डिराइव कर लिया ये इक्वेशन। तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही है, ऐसा नहीं कि F इज इक्वल टू एम ए कुछ अलग है, F इज इक्वल टू एम ए भी वही है जो न्यूटन सेकंड लॉ कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी सेकंड लॉ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देखना, अगर हम बात करें, ये जो है फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू टी है, तो मास की यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट याद करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट। ठीक है ना, और ये जो है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि न्यूटन के ऑनर में इसको बोला जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है ना, मतलब इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गए, ठीक है ना, कि न्यूटन के ऑनर में इनको, इनका अलग जो है यूनिट बना दिया गया, न्यूटन बोला जाने लगेगा। ठीक है ना, जहां भी ये लिखा जाएगा उसको 1 न्यूटन लिख देंगे।
मान लो 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, मतलब 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है ना। एसआई यूनिट इनका क्या रहेगा, न्यूटन। एसआई यूनिट क्या रहेगा इनका, न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन कितना फोर्स होगा, 1 न्यूटन कितना फोर्स होगा, हमसे बोला जाए 1 न्यूटन कितना फोर्स होगा, हम बोलेंगे जब मास 1 रहे और एक्सेलरेशन 1 आ जाए, ठीक है ना। 1 न्यूटन इतना फोर्स है कि 1 केजी मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कॉज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। 1 केजी का ब्लॉक है, ठीक है ना। अगर हम नेट फोर्स 1 न्यूटन का लगा दें, नेट फोर्स ध्यान रखना, नेट फोर्स 1 न्यूटन का लगा दें, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज अ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन व्हेन एक्ट ऑन 1 केजी मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 1 न्यूटन कितना होता है, इतना होता है ये 1 न्यूटन। सीजीएस यूनिट एक होती है इसमें, सीजीएस यूनिट, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट। ये होता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना, ये एसआई सिस्टम हम बोल सकते हैं अभी के लिए आपके लिए। और सीजीएस यूनिट में जो है बस क्या करना है, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड ही रहता है, ठीक है ना। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 डाइन की यूनिट क्या रहेगी, ये तो वही लिख दिया हमने। 1 डाइन की वैल्यू कितना रहेगा, अगर हम बात करें 1 डाइन कितना रहेगा, तो ध्यान से देखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन रहता है, ठीक है ना। 10⁵ डाइन रहते हैं। अगर हमसे बोला जाए 1 डाइन कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1 डाइन की वैल्यू 10⁻⁻4 न्यूटन रहेगा, सॉरी 10⁻⁻5 न्यूटन रहेगा, ठीक है ना। 1 डाइन, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कि 1 डाइन पूछा गया है कि 1 न्यूटन पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे 9th क्लास में कम ही जरूरत पड़ती है इनकी, तो पॉज करके पहले इसको लिखो आप। चलिए ये लिख लो। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ सरफेस इज स्मूथ, ऑल्सो फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया है, ठीक है ना, और यहां पर दिया गया फोर्स और मास दिया गया है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स लगाया 20 न्यूटन, फ्रिक्शन है नहीं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड बताओ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। v बताना है 10 सेकेंड के बाद, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड बोला गया हमसे 40 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम। What force needed to produce an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ 200 ग्राम। तो हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए। चाहे तो आप पहले जो है एग्जाम में जब हैं तो आप लिख लें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इज इक्वल टू, सब कुछ केजी में रखना है, 200 ग्राम, उसी के आगे लिख लेना चाहे तो आप, या नीचे जो है 0.2 केजी, 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लिया हमने। सब कुछ एसआई में रहेगा, जब ये फॉर्मूला यूज होगा तो ध्यान रखना ये न्यूटन में है, ये जो है केजी में रहेंगे, और ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेंगे। सब एसआई में रखना है, तभी करेक्ट रिजल्ट आएगा। फोर्स जो है किसमें कितना है, फोर्स नीडेड निकालना है हमें। मास कितना है 0.2 केजी, एक्सेलरेशन इज 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 न्यूटन फोर्स नीडेड होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखना, फाइंड फोर्स नीडेड टू इम्पार्ट वेलोसिटी दिस
in 10 second to a car of mass 2000 kg starting from rest। तो u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और 10 सेकंड के बाद जो है इनकी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये सब कुछ एसआई में रखना है, समझ रहे हैं। यहाँ ये केजी हटाएंगे हम, पूरा किलोमीटर पर आवर वगैरह हटाएंगे और एसआई में रखेंगे इसको। तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी फाइनल आ गई। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और टाइम जो है हमें पता है 10 सेकेंड। तो यहां से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं हम डायरेक्ट F इज इक्वल टू एम ए यूज करेंगे। तो जब F इज इक्वल टू एम ए यूज करोगे, हमें निकालना है फोर्स नीडेड। मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से निकालेंगे या डेफिनेशन की मदद से निकालेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लिख लेना u इज 80 और v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, u 0 है, a निकालना है हमें, t जो है 10 सेकेंड दिया गया है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया देखना ध्यान से, यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन मिल गया और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें पता था, याद करो 2000 अभी लिखा था, 2000 kg मल्टीप्लाई बाई 2, 4000 न्यूटन। इसको 4000 न्यूटन भी बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे 4 किलो न्यूटन। किलो रिप्रेजेंट 10 की पावर 3, ठीक है। चलिए ये देखना क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑन लॉन्ग टेबल इज गिवन, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। तो ये एक टेबल है, इस पर एक ब्लॉक जो है थ्रो किया गया है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया कितना टेबल फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक पर जब ये स्लो डाउन कर रहे हैं। तो एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वही इसको रिटार्ड करा रहा होगा, ठीक है ना। एक फ्रिक्शन फोर्स आएंगे वही इनको रिटार्ड करा रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं फोर्स निकालने के लिए। मास तो पता है हमें, एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ध्यान से देखना, इस वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है याद करो, एक्सेलरेशन होता था स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ठीक है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव, क्योंकि थीटा याद करो ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव लिखेंगे और दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो 20/10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया ये। अब हम देखना फोर्स कितना है, तो फोर्स जो है लिखेंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2000 नहीं 20 ग्राम है, तो मास जो है 20 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट कर लिया, इंटू एक्सेलरेशन -2 का है, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा फोर्स जो रहेगा माइनस, ठीक है, -0.04 न्यूटन, ठीक है ना। ये फोर्स है और यही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ध्यान रखना यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन फोर्स इज दिस, समझ रहे हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स। 11th वगैरह में देखेंगे तो एक फोर्स नॉर्मल भी लगा रहा है ब्लॉक, ठीक है ना, ये जो टेबल है नॉर्मल भी लगा रहा होगा, लेकिन हमें लग रहा है 9th क्लास में नॉर्मल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्रिक्शन से ही काम चला देंगे, इसी से आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। आप लिख देना कॉपी में फ्रिक्शन फोर्सेस, या लिख लेना मैग्नीट्यूड ऑफ
फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है ना, और फोर्स की बात करेंगे तो -0.04 रहेगा न्यूटन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन 2 सेकेंड, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एक पार्ट ये है, दूसरा है नाउ इफ द फोर्स was applied for duration 5 second, what would be final velocity of object, ठीक है। तो यहां पर ये मास दिया गया है और इतने टाइम तक ये फोर्स लगा और वेलोसिटी यहां से यहां चेंज हो गए। हमें निकालना था फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी 7, u जो है 3 है, प्लस a दिया गया है, a निकालना है हमें, यहां यूज करना है, और टाइम जो है 2 सेकेंड का लगा है, तो इसको इधर ले जाओ, 4 डिवाइडेड बाई 2, एक्सेलरेशन बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही एक्सेलरेशन यहां पुट कर दो, तो f इज इक्वल टू m, 5 kg है, और एक्सेलरेशन 2 मिल गया हमें कितना, 10 न्यूटन फोर्स। अच्छा, दूसरा जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि यही फोर्स अगर 5 सेकंड तक लगा होता तब, तो अगर फोर्स यही है तो एक्सेलरेशन यही कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। तो यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे हम, और u 3 था, एक्सेलरेशन 2 ही रहेगा, सेम फोर्स कॉजेस सेम एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कितने भी टाइम तक लगे, और टाइम जो है बता रहे हैं 5 सेकंड तक लगे, तो यहां हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट दिस, या फिर 4 kg मास एट रेट दिस। तो F1 इज इक्वल टू M1 A1 लिख लेते हैं, इनकी वैल्यू हो जाएगा, M1 है 2 kg, 5 एक्सेलरेशन, 10 न्यूटन फोर्स, और F2 इज इक्वल टू M2 A2, M2 है 4 kg, एक्सेलरेशन है 2, 8 न्यूटन, तो यहां से हम बोल सकते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है ना, F1 F2 से ग्रेटर हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखना, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर 108 एंड इट टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड, ठीक है। तो यहां पर ब्रेक अप्लाई किया गया और 4 सेकेंड के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 करते हुए मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो 18/6, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी फाइनल 0 है और 4 सेकेंड यहां से लगा टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड का। तो हमें निकालना था फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू प्लस, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले लॉजिक से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो v अगर ध्यान से देखें 0 है, u अगर देखेंगे तो 30 है, एक्सेलरेशन निकालते हैं और टाइम दिया गया है, स्टॉप्स इन 4 सेकेंड दिया गया था, तो 4 रख लो यहां पर। तो यहां से एक्सेलरेशन देखेंगे तो आएगा -30/4 -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्ड कर रहे हैं कार, तो मास जो है 3000 है, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन
-15/2, ठीक है ना। ये 2 से कट होगा 15 और 15 15 2 to 5 बना देंगे 0 0। न्यूटन भी लिख सकते हैं, माइनस में है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। ये माइनस यहां आ जाएगा, या फिर लिख सकते हैं हम 22.5 किलो न्यूटन, ये भी करेक्ट आंसर है। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration 10 meter per second square and m2 and acceleration 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses were tighted together? चलिए, तो जब m1 है यहां पर और m1 पर F फोर्स लग रहा है, तो A1, ये F इज इक्वल टू M1A1 मिल रहा है हमें, और जब यही फोर्स M2 पर लग रहा है तब हम बताएंगे कि F इज इक्वल टू M2A2। अब हमें बताना है कि जब ये दोनों मास एक साथ आ गए, ठीक है ना, और इस पर फोर्स F लग रहा है, सेम फोर्स, तो M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ये कॉमन एक्सेलरेशन हमें बताना है कि कॉमन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हम ध्यान से देखना कैसे, यहां पर बेसिकली M1 M2 तो नहीं पता है, तो M1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहां पर ध्यान से। M1 की जगह पर लिख सकते हैं हम F बाई A1, सॉरी F बाई A1। M2 की जगह पर लिख सकते हैं हम F बाई A2। और यहां ध्यान से देखेंगे तो F F F कट जाएगा कॉमन निकालकर, और ये बन जाएगा 1, और इधर जो है ध्यान से देखना A1 A2 एलसीएम ले लिया हमने, तो कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया हमें कितना, A1 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो A1 A2 की वैल्यू पुट कर दो, A1 था, खैर ये 5 न्यूटन की भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये नहीं भी दिया रहेगा तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, और दिया रहेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो A1 हमें दिया गया है 10, A2 दिया गया है 20, तो यहां रख दो 10 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, 0 0 0, ठीक है ना, एक ही जीरो ऊपर से कटेगा, 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगा आंसर। समझ रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखना, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg एंड 8 kg आर एट रेस्ट, ठीक है। F1 F2 आर द फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ रिस्पेक्टिवली, मतलब F1 लगा है, ठीक है ना, 5 kg पर, और F2 लगे हैं 8 kg पर रिस्पेक्टिवली, का मतलब यही है। इफ द स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड इज दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 विल बी, ठीक है। तो पहले F1 निकाल लेते हैं हम। F1 इज इक्वल टू होगा M1 इंटू A1, ठीक है ना। M1 तो पता है, A1 नहीं पता है, A1 कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1T, ठीक है ना। तो V1 जो है 10 सेकेंड बाद जो है, दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, पहले की वेलोसिटी कितनी हो गई 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, A1 10 सेकेंड, A1 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 यहां रख दो। M1 की वैल्यू कितना है 5 kg, A1 की वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F1 मिल गया हमें 5 न्यूटन। समझ रहे हैं। पॉज करके आप खुद से कैलकुलेट करो F2 की वैल्यू, ठीक है ना, पॉज करके आप खुद से कैलकुलेट करो F2। चलिए, आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा, तो इसको हटा दे रहे हैं हम।
यहां पर F2 इज इक्वल टू M2A2 और A2 निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A2T2 या T। ये वेलोसिटी कितना हो गया 20, ठीक है ना। 2 की वेलोसिटी कितना हो गया 20, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही था, ठीक है ना। और प्लस A2 निकालते हैं, टाइम 10 सेकेंड है दिया गया है, ठीक है। तो A2 दिया गया है 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू मिल जाएगा हमें 8 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 16 न्यूटन, ठीक है ना। ये मिल गए F2, हमें चाहिए F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। F1 अभी कैलकुलेट किया था हमने, कितना आया था F1 मिला था हमें 5, ठीक है ना। आई थिंक आपने कॉपी में लिखा होगा अपने। और माइनस 16 दिया जाएगा कितना माइनस 11 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, बेसिकली हमारे पास एक दो फॉर्मूले ही हैं, ज्यादातर F इज इक्वल टू एम ए यूज होगा, ठीक है ना। या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T यूज होता है, और V इज इक्वल टू U प्लस AT दिमाग में रखना है हमें फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ टाइम टेकन टू ब्रिंग अ बॉल टू रेस्ट फ्रॉम अ सर्टेन वेलोसिटी V रिड्यूस टू हाफ। मतलब पहले वेलोसिटी कुछ था उनका, मान लो, ठीक है ना, V वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी V था, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0। ये पहले T टाइम में हो रहा था, ठीक है ना। और अब बता रहे हैं कि यही काम हाफ टाइम में हो रहा है, ठीक है ना। मान लो यही काम हाफ टाइम में होने लगे कि फाइनल वेलोसिटी 0 और ये जो टाइम लगा दिस इज T/2। तो यहां पर हमसे पूछ रहे हैं कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम दोनों केस में, ठीक है ना, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू इनिशियल। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों केस में, ठीक है ना, चाहे ये हो, इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा mv, फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा 0, दोनों केस में नो डाउट। टाइम चाहे कम लगे या ज्यादा लगे, फाइनल 0 ही है, वो तो 0 ही रहेगा। इनिशियल mv है, mv ही रहेगा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम अगर देखेंगे डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो फाइनल 0 है, इनिशियल mv, तो आ जाएगा माइनस mv। दोनों केस में सेम आएगा आंसर। क्यों सेम आएगा, मान लो पहले 100 था, फाइनल 0 हो गया, चाहे कम टाइम में लगा हो या ज्यादा टाइम में लगा हो, डेल्टा तो सेम ही रहेगा ना। v mv से 0 होना, यहां पर भी mv से 0 होना, तो दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम तो सेम रहेगा। अब बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज पहले में रहेगा mv डिवाइडेड बाई t, ठीक है ना, ये है पहले केस का, ठीक है। और दूसरे में रहेगा ये डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t, दूसरे केस में रहेंगे माइनस mv डिवाइडेड बाई t बाई 2 विच बिकम माइनस 2 टाइम्स mv डिवाइडेड बाई t। तो ये जो है डबल हो गया, ठीक है ना, ये कितना हो गया डबल, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आप लास्ट में लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन सेकंड केस बिकम डबल ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम डेल्टा p बाई डेल्टा t, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे हम NLM2 के, ठीक है। और FT ग्राफ का अंडर एरिया वगैरह भी नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे हम, क्योंकि ये लेक्चर जो है ज़्यादा हो जाएगा और 2 आवर से भी ज़्यादा हो जाएगा हमें लग रहा है, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट में ही देखते हैं हम, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम NLM3 वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन, और NLM3 क्या है वो देखेंगे हम, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर वगैरह, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।